नमस्कार, स्वागत है आपका मेड टॉक्स एट करौली डायग्नोस्टिक्स में। पैथोलॉजी की दुनिया होती है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। ब्लड सैंपल्स, सीए, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल और तमाम जांचों के पीछे होता है क्या और चलता है क्या और क्यों आपको कराते रहना चाहिए ये सारे टेस्ट। इसके लिए आज हमारे साथ हैं स्पेशलिस्ट प्रोफेसर विवेक राय, प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्लिनिकल एंगेजमेंट, Karoli Institute of Medical Sciences and Head of Operations Pathology, Karoli Diagnostics. नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेड टॉक्स एट करौली डायग्नोस्टिक्स। नमस्कार दिनेश जी। थैंक यू सर, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी मैं आपके पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकूं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर के साथ आज हम करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग चटपटी टॉक्स, सीरियस टॉक्स, डायग्नोस्टिक टॉक्स और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के टॉक्स को लेकर के। तो सर आप तो लैब को इन एंड आउट दिन रात देखते होंगे, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई ऐसा सैंपल आ रहा है कोई टेस्टिंग के लिए जिसने आपको एकदम चौंका के रख दिया, मतलब ओह माय गॉड ये क्या देख लिया? ऐसा रोज होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा रोज होता है। हमारे पास n नंबर ऑफ सैंपल्स आते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे सैंपल्स होते हैं जो हमें चौंकाते ही रहते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड सेल्स, साथ में कुछ पैरासाइट्स होते हैं जैसे मलेरिया के पैरासाइट्स, फाइलेरिया पैरासाइट्स या स्टूल में पाए जाने वाले पैरासाइट्स। बहुत सारे पैरासाइट की लिस्ट होती है जो हमें चौंका देती है। मैं पर्सनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत पसंद करता हूँ। आई लव बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटियस, ये सब चीजों को मैं जब भी माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो मैं बहुत एक्साइट हो जाता हूँ। माइक्रोस्कोप से सर याद आया कि माइक्रोस्कोप के नीचे तो आप तमाम चीजें डेली बेसिस पे देखते होंगे, है ना? तो कभी आपको लगता है कि ये टिश्यूज, ये सेल्स, ये ऑर्गेनिजम्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं आपसे? जस्ट एज अ सीक्रेट टॉक। सीक्रेट टॉक, हाँ आप इसको सीक्रेट ही कह सकते हैं कि इट इज रिलेटेड विद द पेशेंट और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड होता है। तो उनकी सेल्स हमें उनके हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में बताते हैं, उनके इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के बारे में बताते हैं और किसी भी तरीके का हेल्थ स्टेटस उनकी सेल्स हमको खुल के बताते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। राइट। और सर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी इतनी इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर कभी आपको ऐसा, लाइक यू आर द साइंटिस्ट, बट कभी आपको ऐसा मौका मिला कि आप किसी के शरीर का टूर करना चाहते हैं, तो जो ऑर्गन्स होंगे उसमें से कौन सा ऑर्गन आप चूज करेंगे टूर करने के लिए? मैं ऐसे ऑर्गन को प्रेफर करूंगा जो ऑर्गन आपको पूरी बॉडी का टूर देता हो। There is a 11 type of system inside the human body. 11 तरीके के सिस्टम्स में मैं प्रेफर करूंगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रीच आउट करने के लिए। बिकॉज उसके पीछे रीजन है निधि जी, बिकॉज वो एक ऐसा डिवाइस है जो वो करंट जनरेट करता है। As we know, we know, with the help of that blood circulation, आपके हार्ट में ब्लड का आना जाना प्लस उसका बॉडी के हर एक कोने में पहुंचना, ये मुझे कहीं ना कहीं एक्साइट करता है। That's why I want to make a tour of cardiovascular system. और सर कहा जाता है कि आजकल के दौर में जो है सबसे ज्यादा बीमारी हार्ट को ही लेकर के है, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं। तो सर ऐसी कोई बीमारी है जो आपको बहुत ज्यादा चौंका देती रहता है, ओह माय गॉड ये क्या बीमारी है, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? हाउ कैन इट ट्रिगर मोर एंड मोर रिसर्च इन टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी एंड देखिए निधि जी, हम लोग रूटीन डिजीजेस को तो रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे होते हैं, लेकिन मेरे लिए जो चौंकाने वाली बीमारी है वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी इसलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज जब आपका डिफेंस सिस्टम ही आपके अगेंस्ट में हो जाए, आपकी बॉडी के अगेंस्ट में हो जाए, सो वो वर्स्ट कंडीशन होती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप क्या कर सकते हैं। सो मेरी नजर में ऑटो इम्यूनिटी इस समय बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसको आप रूटीन टेस्ट से भी कर सकते हैं, साथ में कुछ स्पेशलाइज्ड स्टडीज भी होगी, उसके थ्रू भी इसको रूल आउट किया जा सकता है। सर हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा ऑटो इम्यून डिजीज का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर कर सकती है आपके आर्थराइटिस को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपकी गट को,
बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं दैट कैन बी अफेक्टेड बाय द ऑटोइम्यूनिटी। ओके सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे मन में आया है कि अगर पैथोलॉजी कोई सुपर हीरो होता तो इसकी सुपर पावर क्या होती, आपके हिसाब से क्या? ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक जगह पे चूक जाते हैं। वी डायग्नोज द डिजीज, हम पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी है ह्यूमन बॉडी में, काश हम उसको ट्रीट भी कर पाते, वो एक रिग्रेशन पोर्शन रह जाता है, बट दैट इज द सेटिस्फैक्शन पोर्शन कि हम लोग उसको डायग्नोज करके बता देते हैं और वी वांट कि हमारे पेशेंट्स का जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। यस, सर अगर आप पैथोलॉजी की थोड़ी फेमिनिन साइड के बारे में बात करें, आप बहुत सारे ऑर्गन्स को रोज टेस्ट करते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा ऑर्गन होता होगा जो बहुत बड़ा ड्रामा क्वीन होता होगा, जो हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही कर देता है, तो आपकी नजर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बहुत बड़ा ड्रामा क्वीन है? ड्रामा क्वीन तो नहीं कह सकते, बट दो ऐसे ऑर्गन हैं जो सेंसिटिविटी लेवल ज्यादा होते हैं। यस, जैसे स्किन है आपका, Yes. इंटरकम्युनिकेटिव सिस्टम, ये थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से, आपका यूवी एक्सपोजर की वजह से आपको सनबर्न हो सकता है। यस, इन द विंटर्स आपकी स्किन कोल्ड होती है टू Yes. रिस्टोर द टेम्परेचर्स, अलोंग विद दैट आपको पिंपल्स हो सकते हैं। बहुत बड़े। यस, ये ड्रामा क्वीन आप कह सकते हैं। बहुत बड़ा। सेकंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस। Yes. आप सबको पता है कि अगर हमारा सीएनएस प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो वी विल डू अनयूजुअल एक्टिविटीज जो कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि बनारस का बहुत पॉपुलर ब्रांड है, दिमाग खराब का। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर जो हमारी ये जो नई पॉपुलेशन आई है, मैंने देखा था कि लाइक मिलेनियल्स अपनी सेहत को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हुए, जेनजी तो अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस है। दे बिलीव कि ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है उसे प्रिवेंट कर दिया जाए, वही रोक दिया जाए एट अ स्टैंस। तो सर जो आजकल कल्चर चला हुआ है कि प्रिवेंट इट, लाइक जिसका नाम भी हम लोगों के डायग्नोस्टिक्स में एक पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव केयर के बारे में आपका थोड़ा सा नॉलेज शेयर करिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। नाउअडेज लोग धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को लेकर के। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको क्रॉनिक डिजीज के फेज तक जाने के लिए रोकता है। अगर आप अर्ली स्टेज में कोई भी बीमारी को डिटेक्ट करते हैं तो इट इज इजी टू क्योर द डिजीज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज। सो अगर आप रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करते हो, जैसे एक सीबीसी होता है, that is complete blood count, which give you an idea about infection, inflammation, any kind of deficiencies, या किसी भी तरीके के ब्लड कैंसर तक को ये डिटेक्ट करता है। यस, और आपका एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, आल्सो नोन एज रीनल फंक्शन टेस्ट। वो आपकी किडनी के सारे फंक्शनैलिटी, एक्सक्रीशन, सब कुछ चीजें इंश्योर करता है। एक होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, जो आपके लिवर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी साथ में एक्सक्रीटरी प्रॉपर्टीज को रूल आउट करने में मदद करता है। एक यूरिन रूटीन होता है जो आपके यूरिन के स्टेटस में बताता है कि सपोज इफ सम एब्नॉर्मलिटी इज गोइंग टू डिटेक्ट इन दैट। ये कुछ टेस्ट हैं। साथ में अब जो 30 इयर्स है उनके लिए HbA1c टेस्ट होता है which can be beneficial to rule out type 1 and type 2 डायबिटीज। ये मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सभी को कराना चाहिए। सर मुझे ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपने अर्ली एजेस ऑफ लाइफ में कि मैं दुनिया भर ट्रैवल करूं। वहाँ क्या होता है कि डॉक्टर के पास रूटीनली लोग इसलिए जाते रहते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिजीज उनको ऐसा ना हो बहुत लेट जाके पता चले। यहाँ उल्टा है, हम डॉक्टर के पास जाते ही तब हैं जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी होती है। अगर हम इसको उल्टा करें कि लाइक डॉक्टर के पास जाने से पहले एक रूटीन चेकअप कराते रहें, तो क्या-क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जिसकी वजह से ना हमारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल बिल्स बच सके? देखिए, आप जो बात कर रही हैं वो फॉरेन कंट्रीज में लोग अपने एब्नॉर्मलिटी या अपनी कंडीशंस के हिसाब से खुद से जांच कराते हैं और उसकी टेस्ट रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। वेरी ट्रू। बट यहाँ इंडियन पॉपुलेशन में सबसे कमी या सबसे
गलत बात यह है कि लोग डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते हैं unless and until the condition become worse. So अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि नहीं अब बिना हॉस्पिटलाइज हुए काम नहीं चलेगा, तभी लोग डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं। मेरा सजेशन ऐसे लोगों पे है कि जो आपका भारी खर्चा होता है वो इलाज पे होता है, लेकिन अगर आप उस बीमारी तक ना पहुंचना चाहते हो तो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बिल्कुल कराना चाहिए। उससे आप छोटी मोटी इनपुट से ही अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और स्पेशली हमारे पेरेंट्स को जिनको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, राइट? यस, एब्सोल्युटली। तो सर अभी मैंने सिर्फ पेरेंट्स की बात की है, लेकिन बात की जाए अगर बच्चों की, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की, वर्किंग प्रोफेशनल्स की, मतलब जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट में ही हेल्थ चेकअप कराया जाए। तो ऐसी स्टेजेस के लिए हेल्थ चेकअप कराने के लिए आपके पास कोई पैरामीटर है जो ये जान सके कि हाँ इतने टेस्ट तो इस एज ग्रुप को यानी बच्चों को, इतने टेस्ट इस ग्रुप को यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स को, और इतने उनको जो मतलब मिड 40s या 50s में है? हाँ बिल्कुल, एज वाइज आप अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं और उस कस्टमाइजेशन का फायदा ये होता है कि वो एक्यूरेट रिजल्ट ही मिलेंगे जो आपके बॉडी की एब्नॉर्मल कंडीशंस को बता देंगे आपको। जैसे विटामिन्स हैं, विटामिन्स इज ऑलवेज प्रेफर फॉर द, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप ये मत सोचिए कि वो बहाना कर रहा है। मे बी उसको कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जिसकी वजह से लेथार्जिक अप्रोच होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। Yes. बच्चे का बहाना बताते हैं Yes. कि बच्चा बहाना कर रहा है, बट आप उसकी मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करिए। Yes. एक बार हो सकता है कि ये डेफिशिएंसीज की वजह से वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर डॉक्टर इसको रेफर करते हैं कि आप विटामिन की टेस्ट कराइए तो बिल्कुल आपको कराना चाहिए। ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए स्पेशली कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन डी हो गया, और उनकी एब्नॉर्मल कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए सीबीसी हो गया। ये आपको जरूर कराना चाहिए बिकॉज एज ग्रुप की वजह से डिटोरिएशन होता है, बोन का कैल्शियम डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से उनको हर जगह पे दर्द या घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ये आप उस कंडीशंस को नजरअंदाज ना कराते हुए उनके रूटीन चेकअप्स को हमेशा ट्रिगर करिए। हो सकता है ये सब चीजें डेफिशिएंसी की वजह से, खास करके विटामिन की डेफिशिएंसी। सर एक महाप्रलय आया ही था इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में, कोविड-19 पैंडेमिक। सबकी हालत खराब कर रहती है, हमारी फैमिली, बाकी काफी लोगों की फैमिली, एवरीबॉडी काफी ज्यादा तबाही मचा के गया है। लेकिन एक चीज मैंने ये अच्छी देखी है कि लोग अपने हेल्थ के प्रति काफी जागरूक हो गए, क्योंकि उतनी ही फार्मेसीज, उतने ही लैब टेस्ट सेंटर्स, उतने ही डायग्नोस्टिक्स और ज्यादा तेजी से खुले, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे थे, कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं कि हाँ हमें चेकअप्स रेगुलरली कराते रहना चाहिए। तो सर ऐसी हालात में लोगों की अगर कंफ्यूजन रह जाती है कि मैं मंथली कराऊं, ईयरली कराऊं, बाई वीकली कराऊं, कैसे कराऊं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमें क्या सलाह दे सकते हैं, लाइक कब कब कराना चाहिए? मंथली ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ब्लड डोनेशन आपने किया होगा नीचे, सो ब्लड डोनेशन जैसे साल में हम 2 बार करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी साल में 2 बार परफॉर्म कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप जो लैब टेस्ट कराएं या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप कराएं वो किसी सर्टिफाइड सेंटर से कराएं, ना कि किसी छोटी मोटी लैब से कराएं, बिकॉज वो आपको उस तरीके की टेस्ट रिजल्ट डिलीवर करके नहीं दे सकते। सर अभी आपने ब्लड डोनेशन की बात की थी, मैं एक बहुत ही रेगुलर ब्लड डोनेटर हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो बचपन में एक मिक्स और बड़े में भी एक मिक्स क्रिएट की थी, जो 3 महीने तक खून नहीं पैदा होता है, 3 महीने तक खून नहीं देगा, बाद में पता चला कि ये मिथ है। बिल्कुल। सर इसी तरीके से वैक्सीनेशंस को भी लेकर काफी ज्यादा मिथ्स फैले हुए हैं, जबकि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव केयर होता है। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे जिससे ना दर्शक को अवेयर हो सके कि वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव केयर कैसे होता है, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दें कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं 48 आवर्स के अंदर हमारा लिक्विड पोर्शन पूरा हो जाता है,
और सेलुलर पोर्शन की मैच्योरेशन के लिए 3 महीनों का वक्त जाता है। इसलिए हमेशा प्रेफर किया जा सकता है कि नेक्स्ट डोनेशन आप 3 महीने बाद करें, ठीक है। सेकंड है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में एक अहम रोल प्ले कर सकता है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फ्रॉम एक दिन का बच्चे से लेकर के आप 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हैं। टाइफाइड का इंजेक्शन होता है, डिप्थीरिया का होता है, बीसीजी का होता है, हेपेटाइटिस ए का होता है। देयर आर एन नंबर ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर ये वैक्सीनेशन स्किप हो जाए तो आप लाइफ टाइम में कभी भी ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सही बात। तो बच्चों के बारे में होगी, व्हाट अबाउट बड़े लोग, बड़े बच्चे? तो सर हमें रेगुलरली एड्स दिखाई देते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन को लेकर के। तो क्या हमें सच में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगानी चाहिए, और लगानी चाहिए तो ये कितनी इफेक्टिव होती है एज अ प्रिवेंटिव केयर? बिल्कुल। आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ मेजर पॉजिटिव एजेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स का जो कैंसर होता है, यूट्रस का ओपनिंग जो होता है, यूट्रस मतलब बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, और ये इंड्यूस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो अगर आप वैक्सीनेशन में जाते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि मतलब आपको ये कैंसर नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा ये नहीं है, बट ये नहीं होगा। ऐसे चांसेस आपको 80 से 90% के आसपास होते हैं कि आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। और सर जहाँ तक हम बात करते हैं और भी रेगुलर लाइफस्टाइल डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये बहुत साइलेंट किलर। यस सर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और बीपी और डायबिटीज इनका आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे ये हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले तो डायबिटीज जो है एज इंड्यूस्ड होता है। 90% जो टाइप होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है लोगों में, जिसमें इंसुलिन जो होता है रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में। मतलब इंसुलिन बनता है हमारे पैनक्रियास से बट रेस्पॉन्ड नहीं करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी में फ्री फ्लो में रहता है। तो ऐसे में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है व्हिच कैन फर्दर लीड टू डायबिटीज मेलाइटस। तो ये टाइप 2 का डायबिटीज आप रूल आउट कर सकते हैं। HbA1c एक टेस्ट होता है जिसको ग्लाइकोसिलेटेड HB भी कहते हैं, उससे आप डायबिटीज को रूल आउट कर सकते हैं। साथ में कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में फास्टिंग शुगर होता है, जिसमें आप 10 से 12 घंटे की फास्टिंग रख के एक सिंपल शुगर का टेस्ट करा सकते हैं, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। वो आपके शुगर लेवल को बताता है कि आपकी बॉडी ने कितना ग्लूकोज यूटिलाइज किया और कितना बॉडी ने यूरिन के रास्ते निकाल दिया। ये सारी चीजें आप उसमें रूल आउट कर सकते हैं। तो सर बेसिकली मेरे को ये एक छोटी सी कंफ्यूजन अभी भी मेंटेन है कि HbA1c और ग्लूकोज दोनों तो शुगर के टेस्ट होते हैं ना? जी बिल्कुल। ग्लूकोज जो होता है वो आपको आपके शरीर में शुगर का लेवल बताता है, बिकॉज हम जो कुछ भी खाते हैं वो डिग्रेडेड होता है लास्ट में शुगर में, राइट? सो वो शुगर आपको एक दिन पहले का स्टेटस बताता है, लेकिन HbA1c लेवल आपको 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज एस्टिमेशन बताता है, राइट? सो आप उससे रूल आउट कर सकते हैं कि आप डायबिटीज कंडीशन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसमें आप ऐसा समझिए सिंपली कि 6 से अबव अगर आपका पैरामीटर है 6% से अबव है, सो आप डायबिटिक में जा रहे हैं, और 6 से अगर आप नीचे हो तो आप नॉन डायबिटिक। HbA1c इस तरीके से डिफाइन करता है शुगर लेवल। सो बेसिकली 4 रसगुल्ले खा के टेस्ट कराने नहीं जाना चाहिए। ओकेजनली आप खा सकते हो, ओकेजनली मैं प्रेफर करूंगा, बट रेगुलर बेसिस पे शुगर कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। सर हमारी जो ये नई पॉपुलेशन है, जो ये यूथ पॉपुलेशन है, ये अपने जेनेटिक्स को लेकर के काफी स्पॉटलाइट में रही है। सो फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल फैमिली हिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट होती है अपना प्रिवेंटिव केयर करने में और अपने प्रिवेंटिव चेकअप्स कराने में? देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर या डिजीज के बारे में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और लगभग 6000 जेनेटिक डिजीजेस अभी तक ट्रेस आउट किए जा चुके हैं, और अभी रूल आउट करना बाकी है। बहुत सारे डिजीज अभी एक्सपोजर में हैं और हम लोग रूल आउट कर रहे हैं।
600 इसमें 10% के अराउंड डिजीज जो है वो क्योरेबल है, उनका इलाज संभव है और इनको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के थ्रू पता किया जा सकता है। जैसे अगर एक मदर प्रेगनेंसी की स्टेज में है तो डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स में डुअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट होते हैं जो आपके बच्चे की कॉन्जेनिटल डिजीज की संभावना को बताते हैं। आप वो टेस्ट करा करके अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा आपके पेट में किसी कॉन्जेनिटल बीमारी से तो नहीं जूझ रहा है। राइट। जेनेटिक बीमारी बहुत कॉमन है जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम्स, ये सब बहुत सारे एन नंबर ऑफ जेनेटिक बीमारियां हैं। जिसमें हम लोग अक्सर बोलते हैं नहीं डॉक्टर ने बड़े टेस्ट लिख दिए, लेकिन वो टेस्ट अल्टीमेटली आपके बेनिफिट के लिए ही होते हैं, राइट? बिल्कुल है ना, ताकि ये बीमारी और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जा सके, राइट? है ना? सो सर अक्सर लोग एक टेस्ट कराते हैं या डॉक्टर्स टेस्ट लिख देते हैं, वो कहते हैं कल्चर टेस्ट, और कल्चर टेस्ट लिख करके लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भैया आपको लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है तभी कल्चर टेस्ट कराते हैं। सर कल्चर टेस्ट पे थोड़ा सा फोकस बताइए और हमें बताइए कि कल्चर टेस्ट क्या है और इससे क्यों डरने की बिल्कुल जरूरत है। देखिए, कल्चर टेस्ट आपकी बॉडी में इंफेक्शन इंड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके। और डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल कैन बी कंसीडर्ड फॉर दिस। ओके। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकला हुआ सैंपल है, जीआई से निकला सैंपल है, यूरिन ट्रैक्ट से निकला सैंपल है, तो आप ये सारे सैंपल इंक्लूडिंग ब्लड आल्सो, ब्लड का भी कल्चर इन्वेस्टिगेशन होता है। आपके बॉडी में नेचुरल फॉर्म की बीमारी को हम लोग लैब में ग्रो करते हैं और उसको विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग उनको मारने का तरीका ढूंढते हैं और उसकी ही रिपोर्ट हम आपके डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां भी ट्रीट होती हैं। साथ में आपको अगर एक्यूट इन्फेक्शन लगा है उसका भी स्टेटस आपको बताते हैं कल्चर स्टडीज। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि एक टेस्ट का एक थोड़ा डिटेल वर्जन होता है ये कल्चर। यस, बिल्कुल डिटेल वर्जन होता है और ये सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला टेस्ट है पैथोलॉजी। हां, यस आई रिमेंबर। क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब में ग्रो कराना होता है। ग्रो कराने के बाद उनको इरेडिकेट करना होता है या खत्म करना होता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। यस, सो दैट बॉडी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन सारे एक साथ दूर किए जाते हैं। कोई भी लैब जो आपको एमआईसी वैल्यूज के साथ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग और कल्चर टेस्टिंग देती है, वो लैब से आप कल्चर करा सकते हैं। सर अभी आप एक सर्टिफाइड लैबर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एक काफी बड़ा वर्ड सुनने में आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी बेसिकली महत्वता क्या है चेकअप या टेस्ट का? देखिए, क्वालिटी कंट्रोल हमेशा लैब की ऑथेंटिसिटी को रिफ्लेक्ट करता है, एश्योरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि जब क्वालिटी की बात करते हैं तो आप किसी चीज को अगर ग्रिप करके रखते हैं तो ये आपकी क्वालिटी होती है, अगर वो आपके ग्रिप से बाहर है तो वो आउट ऑफ क्वालिटी है। सो इट इज ऑलवेज प्रेफर कि आप किसी ऐसे लैब से अपना टेस्ट कराएं जो इंटरनल क्वालिटी भी एश्योर करते हो, साथ में एक्सटर्नल बॉडी जिसको एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं वहां से आपका सर्टिफिकेशन हो तो आप क्वालिटी को बेहतर ढंग से पेशेंट को डिलीवर कर पाएंगे विद द एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स। मैं ये क्वालिटी के रिगार्डिंग यही कहूंगा कि आप किसी सर्टिफाइड लैब से ही टेस्ट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ इतना टाइम बिताने के लिए, इतनी सारी बातें बताने के लिए। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे आपसे एक आखिरी सवाल करना है। प्लीज बताइए। थकान और वीकनेस को लेकर के, तो सर काफी कॉमन सवाल है कि क्या विटामिन तभी लेने चाहिए जब थकान हो रही हो, या इसके टेस्ट अगर बताते हैं कि विटामिन कम है तो सिर्फ पूर्ति करने तक ही सीमित रखना चाहिए, या विटामिन की इंपॉर्टेंस ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ बीमारी तक ही सीमित रहती है? देखिए, विटामिन का टेस्ट तो मैं हर एक एज ग्रुप को प्रेफर करूंगा कि आपको कराना चाहिए। बच्चों को भी, जैसे मैंने बच्चों के लिए भी आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, उसी तरीके से हर एक एडल्ट या ओल्ड एज ग्रुप्स को भी विटामिन के टेस्ट जरूर कराने चाहिए। लोगों को मिथ होता है कि विटामिन की कमी से क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन की कमी की वजह से न्यूरल डिसऑर्डर हो सकते हैं आपको, साथ में एनीमिया हो सकता है, व्हिच इज नोन एज मेगलोप्लास्टिक एनीमिया।
Right. जो ब्लड की कमी हो जाती है, Right. साथ में कुछ नमनेस हो जाएगी, आपके नर्व कंडक्टर सिस्टम काम नहीं करेंगे विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। Right. विटामिन डी जो होता है वो आपके कैल्शियम को बाइंड करके आपके बोन को स्ट्रेंथन करता है। Right. अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको बैक पेन, जैसा अभी आपने कहा, Right. वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। Right. और इन सब चीजों के अलावा आप विटामिन का टेस्ट भी कराइए, साथ में हेल्दी डाइट्स एक्वायर करिए, Right. और पानी जितना ज्यादा हो सके पीजिए। Right. और ये इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ में एक बार तो जरूर करानी चाहिए, उसकी स्टेटस को पता लगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जितने भी बच्चे आपसे करौली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ते होंगे वो बहुत ही डिलाइटेड होते होंगे आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज को सुनकर और समझकर। प्लस द पेशेंस विद व्हिच यू हैव एक्सप्लेन्ड। आई एम श्योर हमारे आने वाले सेशंस में आप और भी बातें हमें बताएंगे पैथोलॉजी से रिलेटेड। मैं अपने बच्चों को दे दीजिए, मैं बस ये डिलीवर करता हूँ कि पेशेंट केयर हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। एब्सोल्युटली। और नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द पेशेंट केयर। पेशेंट आपके लिए एक वो आपके पास आता ही क्यों है? वो सफर कर रहा है विद सर्टेन एब्नॉर्मलिटीज, विद सर्टेन डिजीज, तब वो आपके पास आया है। आपके पास मदद लेने के लिए आया है। एब्सोल्युटली। एज अ डायग्नोस्टिक पार्टनर आपके पास अपनी बीमारी का सॉल्यूशन लेने के लिए। एब्सोल्युटली। तो ये हम हर एक बच्चे को बताते हैं कि आप पेशेंट केयर को टॉप प्रायोरिटी रखिए rather than anything. Absolutely, sir. Thank you so much for your Thank you. credibility and your braveness. Thank you so Really much. appreciate it. Thank you. So thank you so much Meddocs with Karoli Diagnostics के इस एपिसोड को सुनने और समझने के लिए। I am sure आपने आज बहुत सारी बातें सीखी और समझी होंगी पैथोलॉजी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और वैक्सीनेशन और विटामिन्स को लेकर के। हम जल्दी मिलते हैं आपसे सेकंड एपिसोड में और बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। और यूं ही मत जाइएगा, मेरे पास आपके लिए है एक कॉन्टेस्ट जिसमें मैं पूछूंगी आपसे 4 सवाल और उन सवालों के जवाब अगर आप मुझे देते हैं तो हम सिलेक्टेड विनर्स को देंगे Amazon के वाउचर्स।